आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं एचटेक IT एजुकेशन। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये 4 चीज़ें सिखाने जा रहा हूं। पहले नंबर पे C++ प्रोग्राम के अंदर क्लास कैसे क्रिएट करनी है। दूसरे नंबर पे मैं आपको ये बताऊंगा कि फिर मेन प्रोग्राम के अंदर क्लास के ऑब्जेक्ट्स को कैसे एक्सेस करना है। और क्लास के अंदर हम देखेंगे कि पब्लिक मेंबर्स, प्राइवेट मेंबर्स, वेरिएबल्स, फंक्शन कैसे क्रिएट करने हैं। उसके बाद मैं आपको एक और कंसेप्ट दूंगा कि ऑब्जेक्ट की इनिशियलाइजेशन ऑटोमेटिकली कैसे होगी। ये चीज़ आपको सिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। और आखिर में मैं आपको ये बताऊंगा कि प्राइवेट मेंबर्स और पब्लिक मेंबर्स में क्या फ़र्क है और प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज़ करते हैं और इसका क्या इम्पेक्ट आता है। तो चलिए चलते हैं, जल्दी से हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये एक मेन प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को हम यूज़ करते हुए आज हम क्लास और ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने जा रहे हैं। देखिए, क्लास जो है हमारी सबसे पहले नंबर पे मेन प्रोग्राम से बाहर क्रिएट होगी। सबसे पहले कीवर्ड यूज़ करेंगे क्लास। उसके बाद हम देंगे क्लास का नेम। फ़र्ज़ किया मैं क्लास का नेम दे देता हूँ स्टूडेंट। अच्छा जी, क्लास का नेम देने के बाद हमने इसके बाद उसी तरह करली ब्रैकेट्स ये देनी है और एंड पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाना। जिस तरह कि आपको पता है कि हर स्टेटमेंट के बाद हम सेमीकोलन लगाते हैं, तो इसमें भी हम सेमीकोलन लगाएंगे। अच्छा, अब ये तो हो गया कि हमने एक क्लास डिक्लेयर कर ली। इसके अब दो आम तौर पे दो जो मेंबर्स हो सकते हैं वो प्राइवेट भी हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन अभी हम नॉर्मली हम जो यूज़ करने जा रहे हैं वो प्राइवेट पार्ट है। तो प्राइवेट लिखेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। फ़र्ज़ कि मैं लिखता हूँ इंट, उसके बाद ID, उसके बाद मैं जी यहाँ पे क्रिएट करता हूँ स्ट्रिंग नेम, यानी कि स्टूडेंट का नेम। उसके बाद फ्लोट और फ़ी, यानी कि स्टूडेंट की फ़ी क्या है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ये मुकम्मल कर देता हूँ। ये प्राइवेट पार्ट मुकम्मल हो गया। उसके बाद मैं दे देता हूँ जी पब्लिक। अब ये पब्लिक मेंबर्स क्लास के डिफ़ाइन हो रहे हैं। इसमें मैं क्या करता हूँ, एक मेथड बनाता हूँ वाइड असाइन डाटा। असाइन डाटा कर दिया जी। इसमें मैं 3 वेरिएबल लेता हूँ, इंट D और स्ट्रिंग E n कर लें और उसके बाद फ्लोट F। अच्छा जी, ये 3 वेरिएबल होगी। मैं यहाँ पे जिस तरह फंक्शन हम क्रिएट करते हैं उसी तरह क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, ID इज़ इक्वल टू D, यानी कि D को जो वैल्यू पास हो ID को असाइन कर दे। नेम इज़ इक्वल टू N और उसके बाद फ़ी इज़ इक्वल टू F। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास एक फ़ंक्शन क्रिएट हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम डाटा डिस्प्ले कराएंगे। वाइड डिस्प्ले डाटा। अच्छा जी, इसके अंदर हमने सिंपली डाटा डिस्प्ले कराना है और यहाँ पे लिखना है सी आउट डिस्प्ले स्टूडेंट डाटा, कोर्स के अंदर डिस्प्ले स्टूडेंट डाटा। अच्छा जी, उसके बाद मैं देता हूँ नंबर 1 स्टूडेंट ID। अच्छा जी, अब ये मैं इसको स्टूडेंट ID और यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर देता हूँ स्टूडेंट ID का मतलब है ID डिस्प्ले कर देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद मैं क्या करता हूँ,
यहाँ पे एक दे देते हैं, टैब दे देते हैं। टैब देने के लिए आपको पता है कि \t लिखेंगे तो टैब आ जाएगा। और उसके साथ मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ नेम। ये उसका नेम डिस्प्ले कर देगा। और सी आउट में लिख देता हूँ नेम। अच्छा जी, उसके बाद बाकी एक और रह गया फील्ड डिस्प्ले होने वाला, और वो है इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको आगे पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये पेस्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे मैं लिखूँगा फ़ी, और यहाँ पे फ़ी, यहाँ पे सेमीकोलन ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, अब ये देखें, ये मेरी एक क्लास डिक्लेयर हो गई है। क्लास मैंने कैसे डिक्लेयर की है? सबसे पहले मैंने कीवर्ड लिखा क्लास और उसके बाद क्लास नेम। ये इसको क्लास स्पेसिफायर भी बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने एक प्राइवेट पार्ट है क्लास का, जिसके अंदर मैंने एक इंटीजर वेरिएबल आईडी लिए, स्ट्रिंग नेम लिए, फ्लोट फ़ी लिए, यानी कि ये प्राइवेट पार्ट है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे पब्लिक पार्ट है। पब्लिक पार्ट का मतलब ये है कि ये वाला वो पार्ट है, या ये वो मेंबर्स हैं, पब्लिक मेंबर्स, इनको पब्लिक मेंबर्स भी कह सकते हैं, जो आप आउटसाइड द क्लास इनको एक्सेस कर सकेंगे। अच्छा, अब उसके बाद मैं आता हूँ मेन प्रोग्राम के अंदर, और मेन प्रोग्राम के अंदर जी मैं अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ इस क्लास का। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी स्टूडेंट। अच्छा जी, स्टूडेंट S1, ठीक है जी, ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ S1, अब ये देखें S1 जो ही प्रेस करूँगा, डॉट लगाऊँगा, तो मेरे पास ये उसको जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे शो होना शुरू हो गए हैं। मैं यहाँ पे लगाता हूँ जी S1 डॉट असाइन डाटा। अच्छा जी, असाइन डाटा के अंदर जाके मैं क्या करता हूँ, असाइन डाटा के अंदर जी मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू असाइन कर देता हूँ। फ़र्ज़ कि मैं कर देता हूँ 120, यानी कि आईडी। उसके बाद नेम है, फ़र्ज़ कि मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ काशिफ़। अच्छा जी, काशिफ़। उसके बाद इसकी फ़ीस फ़र्ज़ या कर देते हैं 5000.50। अच्छा जी, अब मैं इसको करता हूँ। उसके बाद एक और मेंबर फंक्शन है S1 डॉट। अब ये देखें, जो ही मैं ये डॉट ऑपरेटर यूज़ करता हूँ तो उस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट जो मेंबर्स एक्सेसिबल हैं, या जो मेंबर उसके डिफ़ाइन किए हैं, वो यहाँ पे शो होना शुरू हो गए हैं। अच्छा, मैं ये कॉल करता हूँ, और उसके बाद हम प्रोग्राम को रन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसकी क्या आउटपुट आती है हमारे पास। अच्छा जी, ये डिबगर लगा लेते हैं, कंट्रोल S करते हैं, कंट्रोल A, और फॉर्मेट कर लेते हैं, और अब प्रोग्राम को हम रन करते हैं जी। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे प्रोग्राम हमारा रन होना शुरू हो गया है। सबसे पहले नंबर पे जी मैं यहाँ पे एक डिबगर लगा लेता हूँ, किसके ऊपर, इस फंक्शन के ऊपर, और एक इस फंक्शन के ऊपर। अच्छा, अब मैं ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ और देखता हूँ कि क्या इम्पैक्ट आता है। अब ये देखें, जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो ये अब यूँ कह लें कि मेमोरी के अंदर अब ये क्रिएट हो चुका है। इस क्लास का ये जो हमारे पास टेम्पलेट थी, इस टेम्पलेट के अगेंस्ट ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसका ये फंक्शन कॉल करता हूँ। अब जब ये फंक्शन कॉल करूँगा तो ये देखें, वो जो क्लास हमने डिक्लेयर की है, अब कंट्रोल यहाँ पे आया है। अब डी को क्या पास हुआ जी 120, नेम काशिफ, और उसके बाद फ्लोट वैल्यू। अच्छा, अब ये जो आईडी है, ये देखें, ये क्लास के प्राइवेट मेंबर्स हैं, लेकिन इस फंक्शन के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा
कि अगर इन प्राइवेट मेंबर्स को अगर मेन प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना चाहें तो वहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते, ना ही वहाँ पे एक्सेसिबल होंगे। अच्छा, ये हो गया। अब ये मैंने यूँ कह लें कि ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज करा लिया और इसको वैल्यूज़ असाइन कर दी। अब मैं जाता हूँ डिस्प्ले की तरफ। जब मैं इसको डिस्प्ले करूँगा तो ये देखें अब कंट्रोल डिस्प्ले पे आ गया है। और ये देखें ये जो हमारा है, जो हमने सी आउट कराया है, नीचे यहाँ पे आउटपुट में आपको शो हो रहा है कि स्टूडेंट डाटा के अंदर ये स्टूडेंट आईडी 120, नेम काशिफ एंड फीस उसकी जो है 5000.5 जो है वो डिस्प्ले हो गई। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रोग्राम के अंदर हमने एक क्लास जो डिक्लेयर की उसका ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने उसके मेंबर्स को कुछ डाटा असाइन किया और कुछ उसका डाटा डिस्प्ले किया। तो ये दोनों काम हमने यहाँ पे किए। अच्छा, फ़र्ज़ किया मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि मैं इसका एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ये डिस्प्ले करने के बाद मैं इसका स्टूडेंट S2, S3, S4, S5, कंट्रोल S। अच्छा, इसी तरह मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई 2-3 ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज़ करा लेता हूँ ताकि कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए इस बारे में कि इसके अंदर क्या होता है। यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्लियर कर लेते हैं। अच्छा जी, मैं इसको दे देता हूँ 122 और यहाँ पे कर देते हैं जी आसिफ, यहाँ पे कर देते हैं जी फ़हीम। ठीक है जी, इसकी फ़ीस हम कर देते हैं 6000 और इसकी फ़ीस कर देते हैं 7000। अच्छा, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखते हैं कि क्या होता है। और अब मैं ये जो डिबगर हैं ये सारे हटा देता हूँ। अच्छा जी, ताकि ये एग्जीक्यूशन इसकी हो जाए। अब ये देखें कि ये प्रोग्राम मैं अब रन कर रहा हूँ और रन करने के बाद ये देखें ये पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसकी ये वैल्यू डिस्प्ले हो गई। अब दूसरा 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 ऑब्जेक्ट्स और क्रिएट किए हैं। अब मैंने इसमें से ये हमने ये गलत किया, इसको हमने क्लियर करना है S2, इसको भी करना है S2। अगर वही करूँगा तो दोबारा फिर वो ओवरराइट हो जाएगा। पहले वाला जो ऑब्जेक्ट 1 था अगर वो भी स्टेटमेंट में चलाता तो स्टेटमेंट तो चल जानी थी, लेकिन उसमें हर स्टेटमेंट के अंदर जो पहले वाला ऑब्जेक्ट हमारे पास था उसी के वैल्यू ओवरराइट होती। लेकिन अब मैं अलहदा आपको चेक कराता हूँ। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किया, ये देखें पहला स्टूडेंट डिस्प्ले हो गया और टर्मिनल चले ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे अब ये दूसरे नंबर पे डिस्प्ले हो गया। ठीक है जी, और इसी तरह अब आगे तीसरे नंबर पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखें अब तीसरे नंबर पे जो है वो भी डिस्प्ले हो गया। तो अब ये देखें क्लास, ये जो अब मैं आपको बात बताने जा रहा था वो ये थी कि क्लास तो एक है, क्लास हमारे पास एक ही है जो ऊपर हमने डिक्लेयर की है, लेकिन उसके आप आगे 10 ऑब्जेक्ट बनाएं या 20 बनाएं, अब हर ऑब्जेक्ट का जो टेम्पलेट होगा, हर ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर होगा वो उसी एक क्लास के ऊपर डिपेंड करेगा, उसी एक क्लास के ऊपर। अब अगर मैं ये फ़र्ज़ किया दोबारा एक और स्टूडेंट क्लास बनाता हूँ तो वो नहीं बनाने देगा। उसकी वजह ये है कि क्लास हमेशा मैं यहाँ पे फ़र्ज़ किया, यहाँ पे एक और स्टूडेंट क्लास, यहाँ पे इसको ये मैं क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पे मैं देता हूँ जी प्राइवेट, पब्लिक कर लेते हैं, पब्लिक पार्ट के अंदर इंट आईडी। अच्छा, इसको मैं अब एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या करता है ये देखें, उसने एरर दे दिया है। उसकी रीज़न ये है कि रीडेफिनीशन ऑफ क्लास स्टूडेंट, यानी कि आप स्टूडेंट को रीडिफाइन करने जा रहे हैं।
ठीक है। और उसके बाद वो सारा एरर आना शुरू हो गया। वजह यह है कि क्लास हमेशा प्रोग्राम के अंदर एक ही होती है। तो ये चीज़ भी हमारी, ये हमने वेरीफाई कर लिया है कि ऐसे ही होता है। ऑब्जेक्ट जितने मर्जी डिक्लेयर करें, अलबत्ता क्लास जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक होनी चाहिए। अच्छा जी, ये तो हो गया जी क्लास के बारे में। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक था वो ये था कि ऑटोमेटिक अगर इनिशियलाइजेशन करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। जी मैं बताता हूँ। उसके लिए यूज़ होता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक ऐसा मेंबर फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है व्हेन एवर एनी ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वो फंक्शन इस क्लास के अंदर लिखा जाता है और ऑटोमेटिकली उसको हमें एक्सप्लिसिटली कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती या एक्सटर्नली हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो खुद ब खुद ही उसको कॉल वो कॉल हो जाता है। कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसे कॉल कर लेता है। अच्छा, उसके लिए अब क्या करूँगा? फॉर सिंपल सा काम है और वो ये है कि मेरे पास एक मेंबर फंक्शन होगा और वो पब्लिक पार्ट में ही लिखा जाएगा और उसका जो नाम होगा वही नाम होगा जो क्लास का नेम है। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज़ है, लेकिन मैं आपको इसकी अभी थोड़ी डिटेल बताता हूँ तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं कि जो क्लास का नाम है वही नाम हम मेंबर फंक्शन में ले। अलहदा तो क्लास हम क्रिएट नहीं कर सकते। वो भी अब मैंने आपको इसीलिए चेक कराया कि आगे ये मैं करने जा रहा था, तो उससे पहले मैंने आपको चेक कराया कि दूसरी क्लास अगर मैं क्रिएट करूँगा तो वो नहीं होगी। अच्छा, अब अगर मैं इसी क्लास के अंदर ही एक और मेंबर फंक्शन बनाया और उसका नाम वही रखा है जो हमारी क्लास का है, तो उस केस में अब एरर नहीं आना चाहिए। अच्छा, अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, ये वाली वेरिएबल्स, इनको मैं यहाँ पे इनिशियलाइज़ करा लेता हूँ। यहाँ पे जल्दी से इनिशियलाइज़ करा लेते हैं। id इज़ इक्वल टू, फ़र्ज़ किया 230, नेम इज़ इक्वल टू कामरान। अच्छा जी, और उसके बाद फ़ी इज़ इक्वल टू, फ़र्ज़ किया 7500.80 इसकी फ़ीस है। अच्छा जी, अब ये देखें कि इस केस में मैंने क्या किया है कि एक फंक्शन लिखा है और उसकी रिटर्न टाइप भी कोई नहीं लिखी, और दूसरे नंबर पे उसका जो नेम है वो भी वही नेम है जो क्लास का। अब इससे क्या होता है, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि क्या एरर आता है कि नहीं आता। ये बिल्डिंग हो रही है और बिल्ड हो गया प्रोग्राम हमारा, और इस केस में हमने देखे हैं कि कोई एरर नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सेप्टेबल है। अच्छा, अब जो एक्चुअल चीज़ मैं चेक कराने जा रहा हूँ वो ये कराने जा रहा हूँ, मैं जनाब यहाँ पे ये जो इनिशियलाइजेशन है इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ सी आउट एंडल, ताकि नई लाइन आ जाए। अच्छा जी, उसके बाद यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये असाइन नहीं कराऊंगा, जस्ट आपको चेक कराऊंगा कि होता क्या है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मैं हैंडल कर देता हूँ। अच्छा जी, अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ और चेक कराता हूँ कि हुआ क्या है, ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन कैसे हो रही है। अभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा इंशाल्लाह इस बारे में, ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन के बारे में। अच्छा जी, प्रोग्राम रन हो गया, बिल्कुल एग्जीक्यूट हो गया। अब ये देखें, मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। मैं अब यहाँ पे डिबगर लगा लेता हूँ, कुछ बताने जा रहा हूँ, उसकी रीज़न बताता हूँ। ये देखें, पहले जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे तो इधर कोई कंट्रोल नहीं आता था, लेकिन अब इस केस में जो ही मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन की स्टेटमेंट दी है तो कंट्रोल हमारे पास यहाँ पे आ गया है। अब आईडी को ये असाइन हो गया, नेम को असाइन हो गया है। अब अगर मैंने हालांकि कोई असाइन नहीं किया डाटा, सिर्फ मैं अब डिस्प्ले करने जा रहा हूँ, तो देखते हैं कि क्या डिस्प्ले, ये देखें वो बिल्कुल डिस्प्ले हो गया है और वही कुछ डिस्प्ले हुआ है जो हमने इनिशियलाइज़ कराया है। और इनिशियलाइज़ कैसे कराया है? इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू कराया है।
अच्छा, पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है जी, इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर है, इसका वही नेम होता है जो क्लास का होता है। क्यों? इसकी रीज़न ये है कि देखिए हमारे पास और भी तो मेंबर फंक्शन पड़े हुए हैं ना, असाइन डाटा, डिस्प्ले डाटा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि कंस्ट्रक्टर कौन सा है? वो ऐसे ही पता चलेगा कि वो देखेगा कि अच्छा ये सेम नेम आ गया जो क्लास का है जी, ये कंस्ट्रक्टर है, इसको एग्जीक्यूट कर दो एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, इस तरह पता चलेगा। एक बात। दूसरे नंबर पे जो है इसकी रिटर्न टाइप देखें कोई नहीं है। बाकी हम जितने भी मेंबर फंक्शन लिख रहे हैं उनकी एक रिटर्न टाइप दे रहे हैं, इस केस में कोई रिटर्न टाइप नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्टर है उसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं है, तो जो कंपाइलर उसको यहाँ से भी फिर पता चलता है कि हाँ जी ये आपके पास कंस्ट्रक्टर है और इसको ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर देता है। अच्छा, एक तो चीज़ ये कंस्ट्रक्टर को यूज़ करने का ये बहुत यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर कंस्ट्रक्टर का जो कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि अक्सर औकात ऐसे होता है कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन हमें सेट करानी होती हैं। यही वजह है कि हमें अक्सर ये कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है। एक तो तरीक़ाकार ये है कि इसकी वैल्यूज़ मैंने इस तरह इनिशियलाइज़ कराई हैं। दूसरे नंबर पे एक और भी तरीक़ाकार है, और वो तरीक़ाकार ये है कि आप जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो वहीं पे पैरामीटर पास कर दें और यहाँ पे वो वाले पैरामीटर आप डिफ़ाइन कर दें, तो ये भी चलना चाहिए प्रोग्राम। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके जल्दी से चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा कंसेप्ट ये ओके है, इसके अकॉर्डिंगली ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अभी चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एरर आ गया है कि अच्छा हाँ जी, अब चूँकि हमने ऊपर ये कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन कर दिया, इट मीन्स कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर हमें वो पैरामीटर पास करने होंगे, तो इसलिए हम इसको अभी कर देते हैं कमेंट्स, और उसके बाद अलबत्ता हम ये कर सकते हैं, अभी चलें इसको कमिट कर देते हैं। ठीक है जी, ये कमिट हो गया। अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अब हर ऑब्जेक्ट को हमें पैरामीटर पास करने हैं। अब ये भी एक यूँ कह लें कि अगर कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे तो ये कंस्ट्रेंट होगा कि आपने फिर हर ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के वक्त आपको वो उसके जो पैरामीटर्स हैं वो पास करने पड़ेंगे। अच्छा, अब ये देखें, मैं ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर रहा हूँ, साथ ही वैल्यूज़ भी पास कर रहा हूँ। ये देखें, ये कंट्रोल आ गया, डी को ये 120, फ्लोट को ये, और इसी तरह नेम। तो अब लेकिन ये यहाँ पे एक और गलती हो गई। हमने यहाँ पे ये करना है कि यहाँ पे वैल्यू असाइन करनी है डी, और यहाँ पे नेम असाइन करना है एन, क्योंकि अब हम पास कर रहे हैं, और फ्लोट हमने यहाँ पे एफ पास करनी है। तो अब जल्दी से इस प्रोग्राम को रन करते हैं और चेक करते हैं। अच्छा जी, अब ये देखें कंट्रोल यहाँ पे आ गया, और ये वो वैल्यू जो पास की थी असाइन होगी। अब मैं सिर्फ डिस्प्ले, कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहा, सिर्फ इनिशियलाइजेशन के वक्त पैरामीटर जो पास किए हैं, ये देखें जो हमने पास किए थे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गए हैं, 120, फ़हीम, दिस एंड दिस। तो ये तो था कंस्ट्रक्टर के बारे में। अब जल्दी से मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि प्राइवेट और पब्लिक मेंबर्स में क्या फ़र्क होता है। चलें जी, अब इस चीज़ को हम देखते हैं। देखिए, प्राइवेट मेंबर्स आपके वो मेंबर्स होते हैं जो सिर्फ आप इस क्लास, यानी कि क्लास कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस पेरेंथेसिस स्टार्ट हो रही है और ये पेरेंथेसिस यहाँ पे एंड हो रही है, ये सारा क्लास का पार्ट है। इस पार्ट के अंदर प्राइवेट मेंबर एक्सेस हो सकते हैं, लेकिन जो पब्लिक मेंबर्स होते हैं वो कहीं से भी एक्सेस हो सकते हैं। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे देता हूँ जी इंट NIC, ठीक है जी, इंट NIC, ये क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं इसको जाके एक्सेस करता हूँ जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त मैं कंस्ट्रक्टर अभी हटा देता हूँ,
ताकि हम अपनी जो एक्चुअल चीज़ है वो टेस्ट कर सकें। ये मैंने हटा दी है, इस वजह से अब ये भी हटा दूंगा और यहाँ पे अपना एक ऑब्जेक्ट सिंपल सा क्रिएट करूँगा और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, फ़र्ज़ किया S1 डॉट, हमारे पास ऊपर एक फ़ील्ड है आईडी की, मैं उसको आईडी एक्सेस करता हूँ डॉट आईडी, ये देखें शो तो हो रहा है। अब मैं इसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ और इसे रन करता हूँ, लेकिन ये यहीं पे एरर देना, मेंबर डिक्लेयर इज़ नॉट इज़ इनएक्सेसिबल। देखें ये एरर आ गया, अगर मैं इसे रन भी करूँगा तो नहीं होगा। रीज़न क्या है कि मैंने क्लास के अंदर इस मेंबर को प्राइवेट बनाया है, इस वजह से ये इनएक्सेसिबल है, यानी कि नॉट एक्सेसिबल है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी, यहाँ पे NIC। अच्छा जी, NIC मैं यहाँ पे कोई डमी डाटा यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो अब ये देखें, अब एरर नहीं आएगा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आपने इस NIC को पब्लिक मेंबर बना दिया है। ये देखें मैंने यहाँ पे रख दिया है, तो जो वेरिएबल या फंक्शन पब्लिक होंगे वो आउटसाइड द क्लास एक्सेस हो सकते हैं और जो प्राइवेट होंगे वो नहीं हो सकते। तो इसको बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। और भी हैं प्रोटेक्टेड, एक प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ये सारे एक्सेस स्पेसिफायर हैं जो आने वाले दिनों में आप मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तो था जी आज का हमारा फंक्शन, आज का हमारा ट्यूटोरियल, और इसके अंदर हम ये मुख्तलिफ फंक्शन और ये वेरिएबल बनाई हमने। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का अच्छा कंटेंट आने वाले दिनों में आप रिसीव कर सकें। और एंड पे दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के हलाल रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। इन दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।